हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग घटना चक्र के सामान्य अध्ययन में आज आधुनिक इतिहास को देखेंगे। इससे पहले मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग देख चुके हैं और प्राचीन इतिहास को देख चुके हैं। इसमें आज आधुनिक इतिहास है, तो इसमें देखते हैं सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियां को सबसे पहले देखेंगे। यूरोपीय कंपनियां यहाँ हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 ईस्वी में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 ईस्वी में हुआ। इसके बाद किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे, तो भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने आया था। 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों ने आया था। 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था, भारत में आया था। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने की। बस इसके बाद है वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को हराया था। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने मतलब अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को हराया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था, तो बीजापुर के सुल्तान से प्राप्त किया था। नील, मसाला, मलमल, सूती वस्त्र में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था, तो मसालों के लिए यूरोपियों ने भारत में आया था। किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया, तो बक्सर का जो 1764 ईस्वी में हुआ, उसके बाद अंग्रेजों का स्थिति यहाँ मजबूत हो गया। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया, तो बक्सर का जो 1764 में हुआ, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई, तो 1608 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में गेहूं उगाने के लिए मजबूर करते रहे। अंग्रेज जो है किसानों को पंजाब में गेहूं उपजाने के लिए मजबूर करते रहे। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और मछलीपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया था। फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना कहाँ, सूरत में स्थापित किया, और दूसरा कारखाना कहाँ, मछलीपट्टनम में शुरू किया था। के बाद है श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशज को क्या कहा जाता है, तो मुर्गेर कहते हैं। इसके बाद है कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है, तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में जो दुर्ग निर्मित किया उसका नाम था फोर्ट विलियम नाम था, उसका नाम था फोर्ट विलियम था नाम। बर्धमान जिले में एक जमींदार जिसका नाम था शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलाबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता तथा गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में
उक्त किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना। सर चार्ल्स आयर जो था पहला प्रेसिडेंट किसका बना? तो ये विलियम फोर्ट विलियम जो था उसका प्रथम प्रेसिडेंट किसने बना, कौन था? तो चार्ल्स आयर बना था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। उस जहाज जो अंग्रेजी जहाज भारत में आया था उस अंग्रेजी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था तथा हॉकिंस ही वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रख दिया। विकल्पों में हेक्टर नहीं है, तथापि रेड ड्रैगन उसी जहाज बेड़े में शामिल था। उसी जहाज बेड़ा आया था, मतलब कई जहाज़ों का एक बेड़ा था, उस बेड़ा में रेड ड्रैगन भी उसी जहाज बेड़ा में शामिल था जिसमें हेक्टर आया था। हेक्टर जिस आया था उसी में रेड ड्रैगन भी आया था। अतः प्रश्नानुसार अभीष्ट उत्तर सी सही है। यानी अगर हेक्टर रहता है तो हेक्टर होता, लेकिन हेक्टर के समूह में ही रेड ड्रैगन था, इसलिए यहाँ रेड ड्रैगन भी होगा। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो मछलीपट्टनम में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी था। भारत में डचों के अन्य कोठियाँ थी, जैसे पुलिकट जिसका निर्माण 1610 ईस्वी में करवाया, सूरत जिसका निर्माण 1616 ईस्वी में करवाया, ऐसे है बीमलीपट्टनम था, चिंसूरा था, कासिम बाजार था, पटना, बालासोर आदि जगह पर था। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? तो वह था कासिम बाजार में दिया गया था। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम से अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही क्रम कौन सा है? तो वह है पहले सूरत में, फिर मद्रास में, फिर बम्बई में और सबसे अंत में कलकत्ता में। उसका सही कालक्रम सूरत, मद्रास, बम्बई, तब कलकत्ता में स्थापित किया था। कोचीन यहाँ है सूरत में 1613 ईस्वी में, मद्रास में 1639 ईस्वी में, बम्बई में 1687 ईस्वी में और कलकत्ता में 1698 ईस्वी में स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था गोवा था भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय। प्रारंभ में अल्फांसो दी अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। 1530 ईस्वी में नुइनो दी कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से सेवा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार गोवा काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो पुर्तगाल के राजकुमारी से चार्ल्स द्वितीय को शादी हुआ था। कहाँ की राजकुमारी थी वह? पुर्तगाल की राजकुमारी थी। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड का सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था।
बाद में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। दहेज में बम्बई मिला था, उसको भाड़ा पर लगा दिया 10 पाउंड पर। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है किसको? पुर्तगालियों को। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही समुद्री मार्ग से भारत में आया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है, जो एक पुर्तगाली था। यह कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में पहुंचा। यहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारी ने उसका विरोध किया, और स्थानीय व्यापारी जो था उसका विरोध किया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम कौन है? कौन भारतीय राजा था? तो जमोरिन था। कालीकट का राजा जमोरिन था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा ने की थी। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वह सर्वप्रथम 1498 में भारत की कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली ही भारत में सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। 1498 से वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। भारत के क्षेत्रों में वे सबसे बाद में गोवा मैंने 1961 में गए। मतलब 1498 में मतलब सबसे पहले विदेशी पुर्तगाली आया, और 1961 में मतलब सबसे लास्ट में गया। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली सत्ता को वास्तविक नींव रखने वाले कौन था? तो उसको अल्बुकर्क को इसमें नाम आता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को जाता है, जिसने शासन किया था 1509 से 1515 तक शासन किया था। मतलब यहाँ का गवर्नर था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता और 1511 ईस्वी में मलाक्का पर नियंत्रण किया। 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया, 1511 ईस्वी में मलाक्का पर नियंत्रण कर लिया तथा फारस की खाड़ी में हारमुज पर भी अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट में सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? जो यहाँ से मतलब पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहा जाता था? तो उसको कैलिको कहा जाता था। जो कालीकट से जो यूरोप में जो कपड़ा जाता था उसको कैलिको कहा जाता था। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहलाते थे। इसको यूरोप में कैलिको कहा जाता था। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया? तो पुर्तगाली के साथ संघर्ष में गुजरात का शासक जो बहादुर शाह था वो मारा गया। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1537 ईस्वी में गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों द्वारा मारा गया। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे। अपने शासन के दौरान अंग्रेज जो था किसानों को असम में चाय उगाने के लिए मजबूर करता था। अंग्रेजों द्वारा अपनी साम्राज्यवादी नीतियों की पूर्ति, राजस्व एवं कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कृषिगत उपायों का सहारा लिया गया, जिसमें बंगाल में जूट, असम में चाय, गन्ना संयुक्त प्रांत में तब मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे।
अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के विस्तार देने हेतु अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान विभिन्न प्रयोग किए, जिसमें अपनी आर्थिक संरचना को मजबूत करने एवं ब्रिटेन को निर्यात के लिए कृषकों का अधिक से अधिक शोषण शामिल रहा, जिससे उन्हें आय के साथ साथ फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी आवश्यकता अनुसार वो कृषकों को फसल उगाने के लिए मजबूर करते रहते थे। जैसे पंजाब में गेहूँ उगाने के लिए मजबूर करते थे। महाराष्ट्र एवं पंजाब में कपास उपजाने के लिए भी मजबूर करते थे। मद्रास में चावल उपजाने के लिए मजबूर करते थे किसान को। इसके बाद है क्षेत्रीय राज्य। प्लासी के युद्ध यानी प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बनाया गया। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की शुरुआत की थी। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया? तो प्लासी के युद्ध में हराया। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी। इसके बाद है सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? तो रणजीत सिंह के शासन के तहत बनाई गई थी खालसा सेना को। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो पटना साहिब में है। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? तो नांदेड़ में है। नांदेड़ में है गुरु गोविंद सिंह की समाधि। मतलब जन्म हुआ पटना साहिब में और उसको समाधि कहाँ है? नांदेड़ में है। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो अहमद शाह प्रथम जो था वह गुजरात राज्य में प्रथम बार जजिया कर लगाया था। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा था। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि से ठीक पहले, अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 ईस्वी में हुआ था। उससे पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा? तो चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा था। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। टीपू सुल्तान का पिता कौन था? हैदर अली था टीपू सुल्तान का पिता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े? 4 युद्ध लड़े। मैसूर के विरुद्ध 4 युद्ध लड़े थे। मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय प्राप्त हुआ था। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु तेग बहादुर। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी था गुरु तेग बहादुर था। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया? तो अलीवर्दी खान ने। वर्ष 1905 ईस्वी में ईस्वी से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो बंगाल। ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था 1905 से पहले। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। किस शिव गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखा? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला मतलब अमृतसर की स्थापना किसने किया? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना किया। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई?
तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। उनके द्वारा आरंभ पाहुल प्रणाली, किनके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा आरंभ किया गया पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। जो पाहुल प्रणाली में दीक्षित होता था उसे खालसा कहा जाता था। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु पद को समाप्त कर दिया गया। गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का स्थान प्रदान किया गया। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया? तो गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी तथा उन्होंने सिखों के एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया था। तो सिखों को लड़ाकू जात में किसने परिवर्तित किया? तो गुरु हरगोविंद ने सिखों को लड़ाकू जात में परिवर्तित किया और अकाल तख्त की स्थापना किया। किसने? गुरु हरगोविंद ने। उन्होंने अमृतसर की रक्षा के लोहगढ़ किले का निर्माण कराया और गुरु हरगोविंद ने लोहगढ़ किले का भी निर्माण कराया। क्यों कराया था? अमृतसर की रक्षा के लिए। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो तलवंडी है। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन है? तलवंडी है। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक जो है का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद गुरु नानक का उत्तराधिकारी हुआ। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद हुआ जो 1539 से 1552 ईस्वी में थे। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई। खादुर में गुरु गद्दी बनाई। किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? अपने आप को सच्चा बादशाह किसने कहा? तो गुरु अर्जुन देव ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। कब? 1604 ईस्वी में। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। खुसरो का समर्थन किया था इसीलिए। सिखों का अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनको गुरु पद 1675 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जिस पर ये अपनी मृत्यु 1708 ईस्वी तक बने रहे। मतलब अपनी मृत्यु तक गुरु पद पर बने रहे। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा गया है? तो धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, लेकिन धार्मिक राजधानी थी कहाँ? अमृतसर में थी। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इनका शासनकाल 1797 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक का था। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दिया था। जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया था। 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। राजा की उपाधि उसे जमान शाह ने प्रदान किया था। राजा की उपाधि जमान शाह ने उन्हें प्रदान किया था। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिंग ने रोपर में
रणजीत सिंह की बड़े सम्मान स्वागत किया था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने 1831 ईस्वी में रोपर में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो मुहम्मद शाह था। दिल्ली का शासक कौन था? मुहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस दौरान दिल्ली का शासक मुहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मुहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली की शाही खजाने मोती हीरे जवाहरात एवं विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस कहते हैं, पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ाया गया तथा सिक्के जारी किए गए। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 मास ठहरा, मतलब दिल्ली में 2 महीना तक रहा। वापस जाते समय नादिर शाह ने मुहम्मद शाह को पुनः मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। खुतबा पढ़ने और सिक्के चलाने का अधिकार भी लौटा दिया। नादिर शाह ने किसको? मुहम्मद शाह को। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मुहम्मद शाह को पराजित किया था? तो करनाल के युद्ध में। करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मुहम्मद शाह को पराजित किया था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो सआदत खां था। सआदत खां था अवध का स्वायत्त राज्य का संस्थापक। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठों राज्यों के बीच में था। अवध राज्य कहाँ था? अंग्रेजों और मराठों राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में भी जाना जाता है। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खान, जिसे बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है, सआदत खान का नाम बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसमें था वारेन हेस्टिंग्स। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच चला था, किस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इस युद्ध के दौरान घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 20 नवंबर 1750 ईस्वी में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। सुल्तान फतेह अली खान साहब था, जो अपने पिता यानी हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में टीपू का मैसूर का शासक बना था। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो बंगाल के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? बंगाल। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान था, सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो बंगाल का नवाब थे। यहाँ मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान था, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। तथाकथित कालकोठी दुर्घटना किस बात? तथाकथित जो है कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करता है? तो इसमें कहा गया है कि 123 अंग्रेजों के एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद कर दिया गया, जिसके परिणाम से उसमें अधिकांश की मृत्यु हो गई। मतलब 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। जब कल होकर के सुबह में खोला गया तो उसमें 146 में 123 का मौत हो चुका था, मात्र 23 ही जिंदा बचा था। इसी घटना को कालकोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है।
काल कोठरी ब्लैक होल त्रासदी भी इसको कहते हैं, ब्लैक होल त्रासदी भी कहता है, की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। यह घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 को हुआ था, जिसमें 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद कर लिया। लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया गया, और जब सुबह खोला गया तो उसमें से 123 का मौत हो गया था, मात्र 23 ही जिंदा बचा था, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई, इसमें कहा गया है। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो कलकत्ता में घटी थी। ब्लैक होल त्रासदी कलकत्ता में घटी थी। ब्लैक होल त्रासदी 20 जून 1756 ईस्वी कब हुआ था? 20 जून 1756 ईस्वी, मतलब गर्मी का मौसम था, जून का महीना था। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। 23 जून 1757 ईस्वी को 23 जून 1757 ईस्वी को हुई प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। इस युद्ध में मीर जाफर नवाब का सेनानायक था। इस युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला था बंगाल के नवाब प्लासी के युद्ध के समय। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया गया। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो 1849 ईस्वी में मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का पंजाब का विलय जो किया ब्रिटिश साम्राज्य में किया। 1849 में ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की कमेटी को सौंप दी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, हेनरी लॉरेंस को क्या दिया गया? प्रशासनिक व्यवस्था दिया गया। जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंधन दिया गया, और चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। पंजाब राज्य जो था ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा में पाए जाते हैं पुर्तगाली संस्कृति का अवशेष। पुर्तगाली संस्कृति के व्यापक अवशेष भारत के गोवा राज्य में पाए जाते हैं। इसमें कुछ अवशेष कोचीन से भी प्राप्त हुए हैं, परंतु व्यापकता को देखते हुए विकल्प ऐसे हुआ कि क्योंकि सबसे ज़्यादा गोवा में ही पाया गया है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया। वांडीवास के युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए। इस प्रकार कर्नाटक का तीसरा युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के भारत में रहने एवं शासन करने के लिए निर्णायक रहा, जिसमें फ्रांसीसियों के भाग्य का पता भारत से कट गया तथा अंग्रेजी शासन का सूर्योदय हो गया। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? तो वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ, इस युद्ध से फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ, क्योंकि फ्रांसीसियों को भारत छोड़ना पड़ गया। अब सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है। इसमें है पहला क्वेश्चन है 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था?
तो राजा राम मोहन राय था। ईवी रामास्वामी, यहाँ ईपी रामास्वामी लिखा लेकिन ईवी रामास्वामी होता है। ईवी रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से तथा आत्मसम्मान आंदोलन से है। विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने भाग लिया था। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ? तो 1893 ईस्वी में आर्य समाज का विभाजन हो गया। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की को किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने किया। किस वर्ष में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। किसने? ज्योतिबा फूले ने। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर है। क्या है? एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर है। श्री नारायण गुरु की शिक्षा है। किसका शिक्षा है कि किसने कहा है? तो श्री नारायण गुरु ने शिक्षा दिया है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय द्वारा पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किया गया। यानी पश्चिमी शिक्षा का सपोर्ट किए थे राजा राम मोहन राय। सामान्यतः किससे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे मानता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उसके बाद आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक मैडम ब्लावेट्स्की थी। इसके बाद है नोट में है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट, विलियम क्वान, जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई। 1879 में कर्नल अल्कॉट मैडम ब्लावेट्स्की भारत आए तथा मद्रास में अड्यार के निकट थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय की स्थापना किया। कहाँ किया था? मद्रास में अड्यार के निकट। इसके बाद कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया। 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे भारतीय सुधार संघ के संस्थापक। राजा मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, भारतेंदु हरिश्चंद्र में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रिय नहीं था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं था। बाकी राजा मोहन राय थे, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और ज्योतिबा फूले थे। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध है बाल विवाह से संबंधित है। किससे है? बाल विवाह से संबंधित है। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना था। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति कौन था? तो हकीम अजमल खान थे जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति। इसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो बम्बई में स्थापित किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों का स्थापना की। इनके विचार, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। तो इनके विचार जो है सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। स्वामी दयानंद सरस्वती को
उनकी धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती, जिसका नाम था मूल शंकर, इसका मूल शंकर नाम था, अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की? तो बम्बई में। कब? 1875 ईस्वी में। जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। 2 साल के बाद 1875 ईस्वी में बम्बई में इसकी स्थापना किया गया और उसके 2 साल बाद मतलब 1877 ईस्वी में उसका मुख्यालय कहाँ? लाहौर में स्थापित किया गया। जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर चलो लौटो का नारा दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप बराहनगर में की गई। तत्पश्चात बेलूर यानी कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो 1835। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो 1835 ईस्वी में बनाया। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया था। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनवाने में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान है। किनका योगदान है? लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान है। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? तो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार पहले प्रस्तुत किया। बुनियादी शिक्षा के विचार महात्मा गांधी ने अपनी वार्धा योजना 1837 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इससे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खान था, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल या मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। वर्ष 1920 ईस्वी में यह केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने स्थापना किया था। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद के नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। इन्हें नव प्रभात का तारा तथा नवजागरण का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है?
तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे। इन्होंने ही सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह माने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया था। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और बहुदेववाद का विरोध किया। बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महागोविंद रानाडे थे। प्रार्थना समाज के प्रमुख उद्देश्य जाति पाति का विरोध करना था, पुरुषों एवं स्त्रियों में विवाह की आयु में वृद्धि करना था और विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि पर बल देना था। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो सती प्रथा के लिए ऐतिहासिक आंदोलन किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। इसके बाद है कुछ मिलान करने वाला। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा मोहन राय है। वेद समाज के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरलू नायडू है। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग है प्रार्थना समाज के संस्थापक। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। विलियम जोन्स द्वारा 1784 में हेस्टिंग के समय में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो चार्ल्स आयोग ने सर्वप्रथम सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। सर्वप्रथम चार्ल्स वुड आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। इस आयोग ने सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर देशी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए और उनसे ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाक्युलर प्रेस, हाई स्कूल एवं संबंधित कॉलेज खोले जाए। सर्वोदय का आशय क्या है? सबका उत्थान। सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्थान। सर्वोदय का अवधारणा महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से ग्रहण किया था। कहाँ से ग्रहण किया था सर्वोदय की अवधारणा? तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है अनटू द लास्ट, वहीं से सर्वोदय का अवधारणा लिया था महात्मा गांधी ने। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन में से कौन था? तो ब्रह्म समाज था। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत किया गया। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो थे ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी, जिसमें मानव अधिकारों एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किनका है? तो ज्योतिबा फुले की पुस्तक है गुलामगिरी में, जो 1872 ईस्वी में लिखा था। तो इन्होंने अपने पुस्तक गुलामगिरी में अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडियों और उनके अवसरवादियों धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा
किया गया। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया? तो शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया? पंडित रामाबाई ने किया। पंडित रामाबाई ने शारदा सदन की स्थापना किया था। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना 1889 में पंडित रामाबाई ने मुंबई में किया था। कहाँ किया था? मुंबई में किया था। इसके बाद है उपनाम कथन और पुस्तकें। उपनाम कथन और पुस्तकें। वह रानी जिसका नाम ब्लडी मैरी था, कौन थी वह? मैरी प्रथम थी, जिसका नाम ब्लडी मैरी नाम था। भारत का प्रथम हिंदी समाचार कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड भारत का प्रथम हिंदी समाचार था। लीडर, कॉमरेड, हिंदुस्तान, अभ्युदय में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं थे? तो कॉमरेड मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं थे। बाकी लीडर, हिंदुस्तान, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय से संबंधित थे। 1852 ईस्वी में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया था? करसनदास मूलजी ने सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र का गुजराती भाषा में प्रकाशित किया था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। बंगाल गजट कैसा था? तो साप्ताहिक समाचार पत्र था। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह है। मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे केसरी के संपादक। अनहैप्पी इंडिया के नामक पुस्तक किसने लिखा? तो लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखा है। असेज ऑन गीता नामक पुस्तक किसने लिखा था? अरविंद घोष ने असेज ऑन गीता लिखा था। किसने? अरविंद घोष ने लिखा था। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया? महात्मा गांधी ने। अब है पत्रिका और उसका संपादक। वंदे मातरम के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। न्यू इंडिया के संपादक बिपिन चंद्र पाल थे। युगांतर के संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त थे। और संध्या के संपादक कौन थे? तो बर्मन बांधा उपाध्याय थे। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि धरती जो है सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। महात्मा गांधी ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम पुस्तक। वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया? आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी है आनंद मठ के रचयिता। क्वेश्चन है, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ये शब्द 14 अगस्त 1947 को रात को कहा था। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने शब्द कहा था। उपयुक्त कथन 14 अगस्त 1947 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण का एक अंश है। इसके बाद है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.डी. सावरकर है।
इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.डी. सावरकर है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.डी. सावरकर है। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है, किसने कहा था? तो इस महात्मा गांधी ने कहा था। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? तो साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। यह प्रसिद्ध कथन किनका है? तो महात्मा गांधी का है। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सत्य किसने कहा था? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। तो यह कहा था मोहम्मद क्या है? एम के गांधी ने कहा था। सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था। गांधी जी अहिंसा के साधक तथा सत्य को साध्य मानते थे। मतलब अहिंसा को साधक तथा सत्य को साध्य मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी मर नहीं सकता है। गांधी जी ने लिखा है, सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं है जिसकी मैं सेवा करूं। सिवाय सत्य के मैं अन्य किसी की भक्ति नहीं करता और न ही किसी अन्य का अनुशासन मानता, गांधी जी ने कहा था। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जानता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है किसे? तो वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मन का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासत का भारत में सम्मिलित किए जाने के कारण उन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष के भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश को हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का गणना करने का प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। 1867-68 में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। क्या लिखा है? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब इसके बाद में धन का अपवहन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें यह दर्शाया गया कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा है। भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा है। भारत का दादा यानी ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का दादा या भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? तो दादा भाई नौरोजी को दादाजी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन में ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह
भारत का आर्थिक विभाग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसको प्रस्तुत किया था। इसके बाद है मिलान करने वाला, तो यहाँ से मिलान है, यानी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। महामना के नाम से जाना जाता है मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। गांधी को माना जाता है, गांधी को क्या माना जाता है? तो दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। गांधी एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वे चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो। वे नहीं चाहते कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जा सके। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? वह किसने कहा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बात को कहा था। इस प्रसिद्ध कथन अल्बर्ट आइंस्टीन का है। किसका कथन है? अल्बर्ट आइंस्टीन का। तो ये था घटना चक्र का सामान्य अध्ययन का आधुनिक इतिहास के कुछ क्वेश्चन, और इससे आगे अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।